अब हम अध्ययन करेंगे जो पृथ्वी और वायुमंडल जो ऊष्मा लेते हैं उस ऊष्मा का संतुलन किस प्रकार होता है। तो ये अपन अब अध्ययन करेंगे हीट बैलेंस, एक तरह से ऊष्मा संतुलन। ऊष्मा संतुलन क्या होता है कि यानी पृथ्वी और वायुमंडल जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जब गर्म होते हैं तो गर्म होने के बाद ऊष्मा को अपने पास नहीं रखते हैं और वो ऊष्मा वापस लौट आते हैं, इसको कहते हैं ऊष्मा संतुलन। तो ये ऊष्मा जो मान लीजिए 51% ऊष्मा पृथ्वी प्राप्त करती है और ये प्राप्त करने के बाद इसको पुनः वायुमंडल को या तो ये कैसे नष्ट होती है वो आपको हम बताएंगे। जैसे ये आप देख लीजिए, ये ऊष्मा संतुलन है और ये जो ऊष्मा संतुलन है वो इस प्रकार है। मैं आपको बता देता हूँ, ये ऊष्मा संतुलन, ये बहुत बढ़िया ऊष्मा संतुलन है। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना कितना होता है। तो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ ऊष्मा संतुलन क्या होता है। सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करने के पश्चात पृथ्वी भी ऊष्मा का विकिरण करना आरंभ कर देती है ताकि धरातल पर ऊष्मा का लगातार संचय न हो सके। यानी पृथ्वी जो ऊष्मा ग्रहण करती है उस ऊष्मा को पुनः वापस लौटा देती है। अगर वो वापस नहीं लौटा देती है तो क्या होता है कि वह तापमान बढ़ जाता है, लेकिन पृथ्वी पर तापमान नहीं बढ़ता। उसका कारण क्या है, जो ऊष्मा पृथ्वी ग्रहण करती है उसको लौटा देती है। पृथ्वी द्वारा होने वाला विकिरण धीर तरंगों के रूप में होता है। पहले पृथ्वी गर्म होती है और गर्म होने के बाद जो ठंडी होती है तो उससे किरण निकलती हैं, जिन्हें हम धीर तरंग कहते हैं। जो धीर तरंग होती हैं उन्हें हम पार्थिव विकिरण के कारण वायुमंडल का निचला भाग गर्म हो जाता है। पृथ्वी से जो किरणें निकलती हैं धीर तरंगों के रूप में, उन किरणों को पार्थिव विकिरण कहते हैं। और जब पार्थिव विकिरण वायुमंडल के संपर्क में आते हैं तो वायुमंडल का निचला भाग गर्म हो जाता है। इसे प्रभावी विकिरण भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो ऊपर की ओर जाते हैं तापमान में कमी आ जाती है, पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो तापमान कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है? क्योंकि वायुमंडल का जो निचला भाग है वो सघन है और सघन होने के कारण पृथ्वी से जो किरणें निकलेंगी वो सीधे वायुमंडल के निचले भाग में इकट्ठी होती हैं, इसलिए तो वायुमंडल का नीचे तापमान अधिक और ऊपर जाएंगे तापमान कम हो जाएगा। पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा का 51% भाग किसी न किसी रूप में शून्य तथा वायुमंडल में वापस लौटा देता है ताकि पृथ्वी का औसत वार्षिक तापक्रम सामान्य रहे। तो ये प्रत्यक्ष रूप में वायुमंडल को पुनः लौटा देती है पृथ्वी। जो 51% ऊष्मा है वो शून्य में या वायुमंडल में लौट जाती है। वो किस प्रकार लौटती है ये देखो, ये इस प्रकार लौटती है। ये देखो, ये जो लौटती है वो ये है, नीचे का जो भाग है ये पार्थिव ऊष्मा का संतुलन, यानी पृथ्वी का जो ऊष्मा संतुलन है वो ये है। तो इसमें क्या है, मान लीजिए क्या कि पृथ्वी में जो ऊष्मा प्राप्त करती है वो 51% करती है और जो नष्ट ऊष्मा है वो देखो 23% विकिरण द्वारा, 9% विक्षोभ तथा संवहन द्वारा, 19% वाष्पीकरण द्वारा। 19% किसके द्वारा? वाष्पीकरण के द्वारा। तो इस प्रकार पूरी 51% ऊष्मा शून्य या वायुमंडल में लौटा दी जाती है। इसका योग करते तो होता है 51%। ठंडी वायु का नीचे संवहन क्या होता है? संवहन का मतलब होता है कि नीचे गर्म वायु, ऊपर ठंडी वायु। तो नीचे की गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर जाएगी, ऊपर जाने पर वहाँ पुनः ठंडी होगी और ठंडी होने पर पुनः नीचे आएगी और फिर नीचे गर्म होगी, फिर ऊपर जाएगी, ऊपर ठंडी होगी, फिर नीचे आएगी। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि वायुमंडल का तापमान एक समान नहीं हो जाता। इसे कहते हैं वायुमंडल का संवहन। ठंडी वायु का नीचे उतरने तथा नीचे उतनी ही वायु
की गर्म होकर ऊपर उठने की क्रिया को संवहन कहते हैं। तो ये था। इस प्रकार क्या होता है, धरातल की 51% ऊष्मा वापस विकिरण हो जाती है, जिस कारण पृथ्वी की सतह पर सूर्य विकिरण द्वारा प्राप्त ऊष्मा तथा पार्थिव विकिरण द्वारा नष्ट ऊष्मा की मात्रा समान हो जाती है, जिसे धरातल पर ऊष्मा संतुलन कहते हैं। तो ये हुआ आपका पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन, यानी पृथ्वी जितनी ऊष्मा ग्रहण करती है उतनी ऊष्मा वायुमंडल में पुनः चली जाती है या शून्य में चली जाती है। मैंने पहले ही बताया था। अब है आपका वायुमंडल ऊष्मा संतुलन। पृथ्वी का तो हो गया, अब वायुमंडल कैसे ऊष्मा संतुलन करती है वो देखो आप। ये वायुमंडल ऊष्मा ग्रहण करता है, ये 2 नंबर वायुमंडल ऊष्मा संतुलन, ये 2 नंबर है आपके वायुमंडल ऊष्मा संतुलन। ये वायुमंडल ऊष्मा संतुलन में क्या होता है, वायुमंडल जो ऊष्मा ग्रहण करता है वो आपको पता ही है, 14% प्रवेशी सूर्य विकिरण से करता है, 6% प्रभावी विकिरण से करता है, 9% जो ऊष्मा ग्रहण करता है विक्षोभ तथा संवहन से प्राप्त करता है, और 19% संघनन की गुप्त ऊष्मा से प्राप्त करता है। तो इस प्रकार वायुमंडल जो कुल ऊष्मा ग्रहण करता है वो हो गई आपकी 48%। और ये जो 48% ऊष्मा है, 48% भाग शून्य में विकिरण द्वारा वापस हो जाता है। यानी जब वायुमंडल गर्म हो जाता है, गर्म होने से ऊष्मा ग्रहण कर लेता है, तो ये पूरी 48% जो ऊष्मा है शून्य में वापस चली जाती है। तो इस प्रकार वायुमंडल की ऊष्मा का संतुलन हो जाता है। नीचे जो आदर्श संतुलन है वो ये देखिए, नीचे का भाग है। आदर्श संतुलन क्या है, ये आदर्श संतुलन है। ये आदर्श संतुलन में क्या है, जैसा कि आप पीछे पढ़ा है देखा है, उसमें क्या होता है, शून्य में छोड़ी ऊष्मा, शून्य में छोड़ी ऊष्मा कितनी है, 35%, जो कि प्रकीर्णन और परावर्तन द्वारा। फिर 17% ऊष्मा है पृथ्वी द्वारा सीधे शून्य में चली जाती है, पृथ्वी से विकिरण द्वारा 70% चली जाती है। उसके बाद जो 48% ऊष्मा, ये हो गया 51%, और प्लस 48% वायुमंडल जो ग्रहण करता है वो ऊष्मा शून्य में वापस चली जाती है। तो इस प्रकार ये आदर्श संतुलन हो जाता है। ठीक है, 35, 17, 51 और प्लस 48% जो वायुमंडल ग्रहण करता है उस ऊष्मा को भी वायुमंडल में वापस भेज देता है। तो ये इस प्रकार ऊष्मा का संतुलन बन जाता है। उसके बाद तापक्रम का अध्ययन करेंगे कि जो ऊष्मा ग्रहण पृथ्वी और वायुमंडल है वो कैसे अपना प्रक्रिया संचालित करता। तापक्रम में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं वो आपको हम बताएंगे। तो तापक्रम का मतलब समझ लीजिए, जो वायुमंडल के गर्म तथा शीतल होने की क्रियाएं मुख्य रूप से सूर्य विकिरण से प्राप्त ऊर्जा द्वारा पृथ्वी से संचालन, संवहन तथा विकिरण की विधियों से संपादित होती हैं। यानी जो ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होती है उस ऊर्जा का संचालन कैसे कैसे होता है, संवहन
विकिरण परावर्तन के द्वारा होता है। सबसे पहले संचालन मैं आपको बताऊं, तापक्रम में संचालन क्या आता है। संचालन क्रिया के अंतर्गत एक अणु से दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान की जाती है। वस्तुओं के तापक्रम में भिन्नता होती है। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों वस्तुओं का तापक्रम समान न होता। संचालन का मतलब होता है जैसे ये टुकड़ा है आपका, चौक का टुकड़ा है, इस चौक के टुकड़े इस भाग को गर्म करते हैं तो अनुस्पर्श के द्वारा दूसरा भाग भी धीरे धीरे गर्म होगा, इसको कहते हैं संचालन। तो संचालन आप समझ गए होंगे कि जब सूर्य की किरणें वायुमंडल से पृथ्वी को ओर आती हैं तो पृथ्वी पर जो अणु होते हैं वो गर्म होते हैं, गर्म होकर दूसरा अणु, तीसरा अणु, चौथा, ये प्रक्रिया चलती रहती है। पृथ्वी पर भी इस प्रकार पृथ्वी का एक भाग गर्म होगा तो उसके संपर्क में आने वाला दूसरा भाग भी गर्म हो जाएगा, इसे कहेंगे संचालन। दूसरा है विकिरण। विकिरण का मतलब है जब कोई चीज़ गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद ठंडी होती है तो ठंडी होने पर किरणें निकलती हैं, उन्हें हम विकिरण कहते हैं। तो विकिरण हो गया कोई भी वस्तु निश्चित तापक्रम पर विभिन्न प्रकार की ऊष्मा की तरंगें प्रसारित करती है, जिसे हम विकिरण कहते हैं। यानी कोई ये चीज़ है, ये गर्म होगी, गर्म होने के बाद इसमें जब ये ठंडी होगी तो किरणें निकलेंगी, उसे हम विकिरण। इसमें एक आता है हरित गृह प्रभाव। किसे कहते हैं? हरित गृह प्रभाव। तापक्रम के अंतर्गत ये है हरित गृह प्रभाव। तो ये मैं आपको फोटो खींच देता हूँ इसका, ये आपका पूरा है, समझ लेना आप। ये फोटो है आपका, इसको स्टॉप करके पूरा उतार सकते हो, लिख सकते हो, आप देख सकते हो, है ना। तो हरित गृह प्रभाव मैं आपको बता रहा था। हरित गृह प्रभाव क्या होता है? हरित गृह प्रभाव सूर्य विकिरण के लिए वायुमंडल बड़े पैमाने पर पारदर्शक होता है, परंतु पार्थिव विकिरणों के लिए एक कंबल का कार्य करता है। पृथ्वी पर अपना विकिरण तीर्थरंग रूप में करती है, पृथ्वी अपना विकिरण तीर्थरंगों के रूप में करती है। इसका अधिकांश भाग वायुमंडल में स्थित जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन गैसें ग्रहण कर लेती है। तो हरित गृह प्रभाव आप समझेंगे क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी की ओर आती हैं तो वायुमंडल होते आती हैं, वायुमंडल में जब आती हैं तो वो सीधे पृथ्वी पर आ जाती हैं, तो वायुमंडल उनको रास्ता दे देता है। लेकिन जब पृथ्वी गर्म होती है और गर्म होने के बाद ठंडी होती है तो वायुमंडल एक अवरोध पैदा करता है जलवाष्प धूल कणों के कारण, तो वहाँ का जो तापमान बढ़ जाता है, उनको वायुमंडल में किरणों को नहीं जाने देता। तो एक तरह से वायुमंडल किसका काम करता है? कंबल का काम करता है। तो इसलिए वहाँ का तापमान बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने से क्या होता है, एक तरह से हरित गृह प्रभाव की स्थिति बन जाती है। इस तरह वायुमंडल का प्रभाव खिड़की के कांच के समान होता है, जो कि सूर्य विकिरण की लघु तरंगों को तो प्रविष्ट होने देता है, परंतु पार्थिव विकिरणों की धीर तरंगों को बाहर जाने से रोकता है। इस कारण वायुमंडल धरातल के तापक्रम को ऊंचा बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। वायुमंडल के इस प्रभाव को ही हरित गृह प्रभाव कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो आप समझ गए कि हरित गृह प्रभाव क्या होता है। हरित गृह प्रभाव का मतलब होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित गृह प्रभाव का मतलब ये हो गया कि जब सूर्य से किरणें निकलती हैं तो किरणें पृथ्वी की ओर आती हैं, उन किरणों को वायुमंडल पृथ्वी की ओर आने देता है। लेकिन जब पृथ्वी गर्म होती है और गर्म होने के बाद जब ठंडी होती है तो ठंडी होने पर उस पृथ्वी से पार्थिव विकिरणें निकलती हैं और ये पार्थिव विकिरणें वायुमंडल में जाती हैं, तो वायुमंडल इन किरणों को ऊपर जाने से रोकता है और अपना तापमान बढ़ा लेता है। तो इस प्रक्रिया को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जितनी अधिक होगी, बहिर्गामी पार्थिव विकिरणों का उतना ही अधिक अवशोषण होगा। तो अगर वायुमंडल में जलवाष्प अधिक होगा, धूल के कण अधिक होंगे, तो उन किरणों का, पार्थिव विकिरणों का अवशोषण अधिक होगा। दूसरा है रेगिस्तानी
गर्म भागों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होने के कारण तापक्रम अत्यधिक क्रम कम हो जाता है, क्योंकि पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चली जाती है। तो इसका दो प्रभाव है। जो रेगिस्तानी भाग होते हैं उन रेगिस्तानी भागों में आकाश स्वच्छ रहता है, और आकाश स्वच्छ होने से जलवाष्प नहीं होती है, और जलवाष्प नहीं होने के कारण जब पार्थिव किरणें निकलती हैं तो वो सीधे वापस चली जाती है, तो वहाँ का तापमान, तो आप देखेंगे रेगिस्तानी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ की रात बहुत ठंडी हो जाती है। ठंडी क्यों हो जाती है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में जलवाष्प कम होती है, पार्थिव जो किरण निकलती है पूरी वायुमंडल शून्य में चली जाती है और तापमान बहुत कम कर देती है। तो इस प्रकार सूर्य को विकिरण की मात्रा हो गई 100%। ये आप देखिए, सूर्य विकिरण की मात्रा हो गई है 100%, और इस सूर्य विकिरण का प्रकीर्णन तथा परावर्तन द्वारा शून्य में सूर्य विकिरण हो जाता है 35%। बादलों से परावर्तन, धरातल से परावर्तन, शून्य में वायुमंडल के द्वारा परावर्तन, तो 35% ये भाग चला गया। उसके बाद पृथ्वी की ऊष्मा बजट में ये देखो, प्रत्यक्ष रूप से 34% प्राप्त करती है, विसरित दिवा प्रकाश से 17%। तो इस प्रकार पृथ्वी 51% ऊष्मा ग्रहण कर लेती है। वायुमंडल की ऊष्मा बजट भी इसी प्रकार का है। प्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल ग्रहण करता है 14%, और पृथ्वी की पार्थिव किरणों से प्राप्त करता है 34%। 14 और 34 48%। और ये ऊर्जा है 51 + 14, तो ये पृथ्वी की जो 51% ऊष्मा है वो 23% विकिरण द्वारा नष्ट होती है, 9% विक्षोभ तथा संवहन द्वारा नष्ट होती है, और 19% वाष्पीकरण द्वारा। तो ये हो गई 51% नष्ट हो जाती है। दूसरा, वायुमंडल की ऊष्मा का जो प्राप्त करती है वो 14% प्रवेशी सूर्य विकिरण से, 6% प्रभावी विकिरण से, 9% विक्षोभ तथा संवहन से, 19% संघनन की गुप्त ऊष्मा से प्राप्त करती है। ये 48% प्राप्त करती है, और ये 48% जो ऊष्मा है शून्य में वापस चली जाती है। तो इस प्रकार हमने आपको तापमान के बारे में बताया था कि कौन सी कितनी ऊष्मा होती है। वो कल बताएंगे आपको वायुमंडलीय तापक्रम। वायुमंडलीय तापक्रम क्या होता है, कैसे होता है, ये